Hello everyone, welcome back to my channel. As all of you know that the MNS 2024 application form has been started from the 29 July and it's time to focus on the medical exam as well because CBT तो important है ही, उसके साथ साथ मेडिकल उससे भी ज़्यादा important है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से मेडिकल के टेस्ट ऐसे हैं जो आपको परमानेंट रिजेक्शन दे सकते हैं। परमानेंट रिजेक्शन इन मेडिकल मीन्स कि आप पूरा का पूरा एमएनएस का ही एग्जाम मतलब आप उसमें से आउट ऑफ द रेस हो जाओगे अगर आपको मेडिकल में कहीं भी रिजेक्शन मिलता है, वो भी परमानेंट, मतलब कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आएगा, है ना। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेडिकल में ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिनमें परमानेंट रिजेक्शन मिलता है बच्चों को। बिकॉज परमानेंट रिजेक्शन के अगर एक बार टेम्पररी का ऐसा होता है कि अगर टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है किसी बच्चों को तो उसके पास चांस होते हैं कि वो एमआरओ फॉर्म फिल करके आरआर में वापस अपना मेडिकल कराए। बट अगर उसको परमानेंट रिजेक्शन मिलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब उसका जो कैंसिलेशन है कैंडिडेचर का वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा टेस्ट है मेडिकल में जो परमानेंट रिजेक्शन देगा। तो पहला जो टेस्ट है ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में क्यों कह रही हूँ, वैसे मिलता तो इसमें टेम्पररी है बट वो परमानेंट वाली कैटेगरी में कब शिफ्ट होता है, जब आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो लेस देन 5 हो जाए, है ना। क्योंकि हीमोग्लोबिन में वो टाइम कितना देते हैं, ओनली 24 आवर्स का टाइम देंगे। तो 24 आवर्स इज वेरी मतलब लो। 24 आवर्स के अंदर आप अपना हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसको नहीं बढ़ा सकते हो। तो एटलीस्ट क्योंकि और जितना रिक्वायर्ड होता है ना वो होता है, जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो होती है 11.5। अगर किसी का मान लो कि किसी का 5 है या फिर 8 है या फिर 9 है तो ये बहुत कम हो गया। 2 दिन या 3 दिन के अंदर 8 से 11.5 तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है विदाउट पिल्स। जब तक आप फिर आपको पिल्स लेनी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है कि कोई कोई बच्चा तो ऐसा होता है कि फिर वो ब्लड अपने ऊपर मतलब चढ़वाता भी है। तो ये फिर ये सारी चीजें डेंजरस होती हैं। और जब कोई ब्लड चढ़वाता है ना तो उसके अंदर क्या होती है कि एंटीबॉडीज बनती हैं एलर्जी वाली। तो फिर अगर किसी का मतलब 8 से या फिर 5 या फिर 6 7 5 मतलब मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना कम किसी का होगा नहीं वरना एडमिट हो जाते हैं बच्चे स्कूल में, ठीक है। 8 या फिर 7 है तो क्या होता है कि 8 7 में वो परमानेंट वाली रिजेक्शन कैटेगरी में ही चला जाता है बच्चा, क्योंकि इतनी जल्दी खून बढ़ता नहीं है। दूसरा टेस्ट होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में मतलब कि अगर किसी का आई टेस्ट मतलब -3.5 है, -3.5 से ज़्यादा है अगर किसी का नंबर तो वो भी परमानेंट वाली में जाता है। अगर किसी को आई की पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने डिटेल में पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर रखी है, 8 9 मिनट की वीडियो, उसको आप चेक कर लो। आई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको भी स्पेक्स लगे हैं वो तो इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कब होता है कि जैसे किसी की ओवरी में दिक्कत है, किसी को स्टोन है किडनी में या फिर गॉल ब्लैडर में, है ना। तो वो या फिर अगर किसी का लिवर में कोई दिक्कत है या फिर अगर किस जैसे लास्ट ईयर एक लड़की को रिजेक्शन मिला था क्योंकि वैसे नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती हैं लेकिन उसके पास में सिर्फ एक ही किडनी थी लेकिन उसका साइज थोड़ा बड़ा था, तो उसको फिर परमानेंट रिजेक्शन दे दिया था। किसी किसी की ओवरीज में दिक्कत होती है कि एक ही ओवरी होती है। तो अगर इस तरीके की किसी को ऑर्गन डिफॉर्मिटीज हैं तो फिर उनको परमानेंट रिजेक्शन मिल जाता है। स्टोन वाली प्रॉब्लम इज वेरी नॉर्मल तो इसमें भी हो जाता है। या फिर किसी को अपेंडिक्स वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, पहले अगर किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो, अगर लेजर वाला है और लेजर वाले को 1 साल हो गया तो नहीं मिलता है। बट लेजर वाला तुमने करवाया अपेंडिक्स का, ठीक है, और उसमें आपको 6 या 7 महीने हो गए हैं, फिर उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा ऑपरेशन हुआ था और वो पूरी डिटेल दिखानी पड़ेगी कि इस दिन हुआ था और इस महीने में हुआ था। तो अगर किसी का ऐसा ऑपरेशन वाला प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना मेडिकल के लिए, क्योंकि उन्हें पता तो पड़ ही जाता है, काफ़ी सीनियर डॉक्टर होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता पड़ जाता है और बहुत क्विकली वो उनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में मतलब क्या आता है कि यूरिन टेस्ट में जैसे किसी को फीवर है, ठीक है, तो उसमें टेम्पररी रिजेक्शन जाएगा क्योंकि एंटीबॉडीज होती है फीवर में, उन्हें पता है कि 2 3 दिन में एंटीबॉडीज नॉर्मल हो जाती है, जैसे वाइट ब्लड सेल का काउंट बढ़ जाता है ना उसकी। बट अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, कीटोन बॉडीज मिलेंगी, है ना। तो फिर उस केस में अगर डायबिटीज है किसी को तो उसको परमानेंट रिजेक्शन ही मिलेगा, चाहे डायबिटीज का टाइप ए हो या फिर बी हो, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज है, मैं जितने भी परमानेंट रिजेक्शन बता रही हूँ ना, अगर कोई भी सिमिलरिटी आपसे मैच करती है तो फिर जाना बेकार है, जाना मत, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, 20,000 के आसपास हो जाता है। अगर किसी में इतना सहन करने की ताकत हो तो ही जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं गायनो। गायनो में क्या दिक्कत देखने को मिलती है, पीसीओडी या फिर पीसीओएस। अगर किसी लड़की को पीसीओडी या पीसीओएस है, ठीक है, या फिर अगर उसको अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ है, या तो शेव करके जाना या फिर वैक्स करके जाना या फिर
अगर हार्मोनल्स की दिक्कत है, मतलब क्लियरली आपको पता है कि पीसीओडी या पीसीओएस है, तो जाना ही मत क्लियरली, क्योंकि रिजेक्शन देंगे। या फिर किसी किसी को ऐसा होता है कि पीसीओडी या पीसीओएस नहीं होता है, बट उनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में उसको सेव करके जाना है, या तो सेव कर लेना या फिर बैक्स कर लेना, मतलब हेयर रिमूव करके ही जाना है। ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मतलब एक लड़की को उन्होंने दिया था, और वो कह रही थी कि उसको पीसीओडी या फिर पीसीओएस नहीं है, बस उसकी हेयर ग्रोथ ही ज्यादा थी, और वो शेव करके नहीं आई थी, तो उसके चक्कर में उसको परमानेंट रिजेक्शन दे दिया था उन लोगों ने। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्थो। ऑर्थो में क्या होता है, बोन डिफॉर्मिटीज में देखने को मिलती है ना ऑर्थो में, जैसे किसी की हड्डी टेढ़ी है या फिर टूटी हुई है ना, या फिर किसी को नौकनी वाली दिक्कत है, नौकनी में भी परमानेंट रिजेक्शन होता है, तो अगर किसी को नौकनी है तो फिर वो ना जाए। नेक्स्ट आता है हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट में क्या होता है, अगर किसी की नॉर्मली कितना स्टैंडर्ड है 152 सेंटीमीटर, अगर किसी का 152 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्मल केसेस में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है ना उनमें अगर 152 से कम हाइट है तो वो मत जाना, उसको परमानेंट रिजेक्शन देते हैं, हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और हिली एरियाज या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया जो है, अगर उनमें उनकी हाइट अगर 147 से कम है तो फिर मत जाना। ठीक है। और वेट का इस बार स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है लास्ट ईयर से, अगर किसी का वेट 2 kg से ज्यादा हुआ तो उसको परमानेंट कैटेगरी में डालते हैं, रिजेक्शन वाली में। जैसे मान लो कि रिक्वायर्ड उसकी हाइट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड जो वेट है वो है 60 kg, तो अगर उसका 60.1 या फिर 61.5 या फिर 61.8 यहाँ तक, या फिर 62, तो वो लेट गो कर देते हैं कि चलो ट्रेनिंग जब तक स्टार्ट होगी जब तक 2 किलो वजन तो कम हो जाएगा। बट अगर किसी का 3 किलो 4 किलो या फिर 5 किलो वेट ज्यादा है तो फिर उस केस में वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर आते हैं डेंटल। डेंटल में अगर किसी को जो कैविटीज हैं वो अगर 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 2 से ज्यादा किसी को कैविटीज होते हैं तो उसको फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं मेडिकल में। देन हाँ बस इतने ही थे। चेक कर लो इनमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो ना जाना, क्योंकि परमानेंट रिजेक्शन इन मेडिकल मतलब कि आपका जो एमएनएस का जो रेस है वो खत्म हो गया वहीं पर। मेडिकल में वो किसी भी तरीके की कोई लापरवाही या फिर कोई ढील नहीं देते हैं। ठीक है। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगी। और इस वीडियो को शेयर कर दो जिसको भी एमएनएस का एग्जाम देना है, बिकॉज इट विल हेल्प देम इन देयर मेडिकल एग्जाम। It is very important to keep you healthy and fit and fine. So please focus on your health as well, along with the CBT exam and the interview. So best of luck and share this video.